वेरी गुड आफ्टरनून। ये जो आज हम टॉपिक ले रहे हैं पॉपुलेशन, सैंपल एंड सैम्पलिंग, ये आपके लिए नया नहीं होगा। आपने अपने एमएड लेवल पर, एमए लेवल पर रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ी हुई होगी। और जब हम रिसर्च के लिए जाते हैं, आप कोर्स वर्क में आपने एडमिशन लिया हुआ, इस टाइम प्री पीएचडी कोर्स वर्क में हैं, आप सब एक रिसर्चर बनना चाहते हैं। और रिसर्च जब हम करते हैं तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या किसी प्रॉब्लम को जो हम लेके चल रहे हैं उसके बारे में कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं, जिसके बेसिस पर हम जनरलाइजेशन करते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो जो हमारी रिसर्च होती है वो इंडक्टिव अप्रोच पर होती है, मतलब हम पर्टिकुलर टू जनरल चलते हैं। और पर्टिकुलर जो होता है हमारा, आ जाए सर, पर्टिकुलर हमारा है। और पर्टिकुलर क्या होगा? जो हम सैंपल कलेक्ट आउट कर रहे हैं, जो एविडेंसेस हम कलेक्ट कर रहे हैं उस प्रॉब्लम से जुड़ी हुई, जो हम हमारी स्टडी में है। तो जब हम इस एस्पेक्ट में देखें तो सैम्पलिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है हमारे रिसर्च के प्रोसेस का। तो आज हम इस पर बात करना स्टार्ट करेंगे। और जब हम सैंपल पर आते हैं तो सैंपल से पहले जो हमारी मेन जिस पर हम बात करेंगे वो है पॉपुलेशन। ठीक है, हम जब जो प्रॉब्लम हम लेके चल रहे हैं एज अ रिसर्चर, जिस ग्रुप को हम ये मान रहे हैं कि ये प्रॉब्लम यहाँ पर बिलोंग करती है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये इंडिविजुअल या ये ग्रुप, तो वो हमारी कहलाती है पॉपुलेशन, या हिंदी में जिसे आप कहते हैं जीव संख्या। सही शायद टर्म यूज कर रही हूँ, अगर मैं कहीं टर्म में, हिंदी के टर्म में कहीं हूँ तो आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा। ठीक, तो जीव संख्या की बात हम करते हैं। तो जीव संख्या क्या है? वो इंटरेस्टेड एरिया हमारा है, वो ग्रुप हमारा है रिसर्चर का, इंटरेस्ट का, जो हमारी उस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। इतना तो समझ में आ रहा होगा। ठीक, इस बारे में जब हम बात करते हैं, जब पॉपुलेशन की बात हम कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं पॉपुलेशन इज एनी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स that has one or more characteristic in common which distinguishes that group from other individuals and that are of interest to the researcher। एक ग्रुप है, पॉपुलेशन क्या है? एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जो दूसरे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से अलग है। किस बेसिस पर अलग है? कि कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी बेसिस पर उस ग्रुप को हम दूसरे ग्रुप से अलग कर रहे हैं, और वो ग्रुप हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट का है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एज अ रिसर्चर प्राइमरी, मान लीजिए कानपुर के प्राइमरी टीचर्स, जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में कार्यरत प्राइमरी टीचर्स हैं, उन पर उनके जॉब सेटिस्फैक्शन की कोई रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपकी पॉपुलेशन क्या होगी? कानपुर जिले में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, उन सारे गवर्नमेंट स्कूल्स के जो टीचर्स हैं वो आपकी क्या हो जाएगी? पॉपुलेशन हो जाएगी, या जीव संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब जब पॉपुलेशन को हम डिफाइन करते हैं तो पॉपुलेशन को हम आगे, क्योंकि अब हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ रहा है। सर प्लीज अपना मोबाइल साइलेंट पे कर लीजिए। तो जब हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, अब हमारे लिए ये मुश्किल है एज अ रिसर्चर कि हमारा टॉपिक भले ही जो भी है, मतलब जो हमारा टॉपिक है कि हम प्राइमरी जो टीचर्स हैं, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं, उनका जॉब सेटिस्फैक्शन स्टडी करना चाहते हैं, और वो भी पूरे कानपुर जिले की बात हम कर रहे हैं। तो हमारी पॉपुलेशन तो पूरे कानपुर में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग मतलब जितने भी प्राइमरी टीचर्स हैं, वो सारे ही हमारी पॉपुलेशन हो गए। अब इसको थोड़ा सा और आगे आते हैं हम। जब हम ये डिफाइन करते हैं तो पॉपुलेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आगे चलकर हमारा पॉपुलेशन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला हम कहते हैं टारगेट पॉपुलेशन, लक्षित जीव संख्या। टारगेट पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन है हमारी जिस पर हमारा जो रिजल्ट हमें मिलेगा आफ्टर द कलेक्शन ऑफ डेटा, जो हम डेटा मिलेगा और उसकी एनालिसिस के बाद हमें जो रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट को जिस ग्रुप पर हम जनरलाइज करेंगे, जिस पर हम अपने परिणामों को सामान्यीकृत करेंगे, वो पॉपुलेशन हमारी कहलाएगी टारगेट पॉपुलेशन। जैसे अभी हम लोग ने जो टॉपिक लिया, हम लोग ने कहा प्राइमरी स्कूल के टीचर्स,
तो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स पर जो हमारा जब जो भी डेटा आया, जो भी रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पर बाद में उस रिजल्ट को जब हम जनरलाइज करेंगे, भाई हमारी जो भी फाइंडिंग आई जॉब सेटिस्फैक्शन से जुड़ी हुई, तो वो भी हम कहेंगे कि इस लेवल पर ये जॉब सेटिस्फैक्शन है, वो उनके सामने ये एस्पेक्ट आ रहे हैं, ऐसी कुछ फाइंडिंग हमारे पास आएगी एट द एंड ऑफ द डे। तो एट द एंड ऑफ द डे जब हमारे पास वो रिजल्ट आ रहे हैं और वो रिजल्ट हम किस पे जनरलाइज करेंगे, हम कहेंगे ये रिजल्ट किसको शो कर रहे हैं कि कानपुर जिले के जितने भी प्राइमरी टीचर्स हैं, कार्यरत हैं, उन पे ये चीजें एप्लीकेबल हैं। तो वो जो पूरा जो ग्रुप है जिस पर कि हम अपनी फाइंडिंग्स को जनरलाइज करेंगे, सामान्यकृत करेंगे, वो ग्रुप हमारा कहलाता है टारगेट ग्रुप या टारगेट पॉपुलेशन जिसे हम कह रहे हैं। इतना समझ में आ गया? ठीक, इसके आगे अब हम चलते हैं। अब हमारे सामने एज अ रिसर्चर भाई टाइम भी हमारे पास है, मिनिमम 2 साल में पीएचडी सबमिट करनी है, हमारे पास टाइम की एक कंस्ट्रेंट है, मिनिमम 2 साल मैक्सिमम 5 साल, यही है। इसके अलावा दूसरी चीज है फाइनेंसेस की प्रॉब्लम आती है हमारे सामने। अब जब फाइनेंसेस की प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है तो ये हमारे लिए टाइम, फाइनेंसेस, एनर्जी, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हमारे सामने हैं, बहुत सारी चीजें हमारे सामने हैं। अब इन चीज को, इन एस्पेक्ट्स को भी एज अ रिसर्चर हमें ध्यान में रखना होगा। तो हम सारी पॉपुलेशन पे से तो डेटा तो नहीं कलेक्ट कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हमें डेटा कलेक्ट करना है तो कानपुर जिले के जितने भी ब्लॉक्स हैं या जितने भी सब पार्ट्स हम कर सकते हैं जिस भी बेसिस पर, चाहे हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लें साउथ वो कानपुर जिले को, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ, या ब्लॉक्स के बेसिस पर डिफाइन कर लें, और उसके बाद जो ये हम डिवीजन कर रहे हैं और हमारी अपनी एसेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग, हमारी अपनी सुविधा के अनुसार, हमारी अपनी पहुंच के अनुसार, जहां से हम अपना डेटा कलेक्ट कर पाएंगे, वो पॉपुलेशन हमारी कहलाएगी एसेसिबल पॉपुलेशन। एक चीज और बताना भूल गई, जो टारगेट पॉपुलेशन होती है हमारी, उसे हम थ्योरेटिकल पॉपुलेशन भी कहते हैं, ठीक। और जो हमारी एसेसिबल पॉपुलेशन होती है उसे हम स्टडी पॉपुलेशन भी कहते हैं। स्टडी पॉपुलेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस जो भी फिनोमेना हम स्टडी कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम हम स्टडी करने जा रहे हैं, वो उस एक पॉपुलेशन से हम सैंपल निकालकर उस जगह से हम लेंगे, इसलिए वो पॉपुलेशन हमारी कहलाएगी एसेसिबल पॉपुलेशन, ठीक है। मतलब जो हम तक क्या है, जो सुलभ है हमारे लिए, जो हमारी पहुंच में है, हमारी एनर्जी को सेव कर पा रहा है, क्योंकि हमारा सबको कलेक्ट करना नहीं हमारे लिए पॉसिबल है। तो अगर हम इस सेंस में डिफाइन करें तो पॉपुलेशन हमारी 2 तरह की हो जाएगी। एक हो जाएगी टारगेट पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन जिसपे कि हमारे जब रिजल्ट्स आ जाएंगे उन फाइंडिंग्स को हम जनरलाइज करेंगे, और दूसरी जो पॉपुलेशन हमारी आती है वो होती है एसेसिबल पॉपुलेशन या सुलभ पॉपुलेशन, जो वो ये हमें जिसमें से कि हम अपनी कन्वीनियंस से जहां से डेटा कलेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आवर कन्वीनियंट, और उसके साथ साथ हम ये भी मान रहे हैं कि वो पॉपुलेशन क्या है हमारी, वो हमारी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन है, ठीक है। मतलब वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन है किसका, वो किसका जो है रिप्रेजेंट कर रही है, हमारी टारगेट पॉपुलेशन को, जीव संख्या को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। इतना समझ में आया? ओके, इतना हमें डिफाइन हो गया। अब इसके बाद अगली चीज आती है, अब हमें पता चल गई कि हमारी टारगेट पॉपुलेशन क्या है, इसके अलावा हमें पता चल गई कि हमारी एसेसिबल पॉपुलेशन क्या है। अब आता है कि अगला जो टर्म हमारा सैंपलिंग से जुड़ा हुआ है वो है सैंपलिंग फ्रेम, ठीक। सैंपलिंग फ्रेम का मतलब होता है कि अब जिस एरिया को हमने अपनी एसेसिबल पॉपुलेशन बनाया हुआ है, उस एसेसिबल पॉपुलेशन के सारे लोगों का जितने यूनिट्स हैं, जितने एलिमेंट्स उस पॉपुलेशन के हैं, उन सब की जो लिस्ट है वो कहलाती है हमारी सैंपलिंग फ्रेम। जैसे अभी जो हम लोग एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं प्राइमरी के टीचर, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हम कानपुर नगर के इन विद्यालयों के टीचर को
हम स्टडी करेंगे, हमारी एसेसिबल पॉपुलेशन ये है, ठीक। अब इस एसेसिबल पॉपुलेशन को हमें जानना होगा। कैसे जानेंगे हम बीएसए ऑफिस से उन टीचर्स की लिस्ट लेंगे। भाई हमें तब तो पता चलेगा कि गवर्नमेंट स्कूल में उस एरिया के प्राइमरी स्कूल जितने भी हैं उनमें कौन कौन से टीचर्स कार्यरत हैं। तो ये जो लिस्ट हमें मिल रही है जहां से कि हमें सैंपल निकालने में हमारी मदद मिलेगी, इसे हम कहते हैं सैंपलिंग फ्रेम। हम किसी स्कूल में हम कह रहे हैं, मान लीजिए किसी क्लास को हम पढ़ा रहे हैं, हम कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि जो है कोऑपरेटिव लर्निंग की स्ट्रैटेजी ज़्यादा यूजफुल है एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मोड ऑफ लर्निंग। तो अगर हमें ये करना है और किसी एक क्लास को में से हमें एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि उसमें से सैंपल निकालने के लिए कि इस क्लास में कौन कौन से बच्चे हैं, उनकी पूरी एक हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए, एंड दैट लिस्ट इज नोन एज सैंपलिंग फ्रेम। मतलब वो फ्रेम एक है जिसमें से कि आप अपना सैंपल आगे चूज करेंगे। हाँ, that population is not a frame. It's not a frame. Population is something, जैसे मैंने अभी कहा, actually we have studied in certain books, there is a term used as a population frame also. नहीं, there's not a term like a population frame. Population itself is a complete term, ठीक। complete जब हम बात कर रहे हैं, when we are talking about the population, तो population ये है कि as a whole जो एक हम बड़ा एस्पेक्ट में, ब्रॉड टर्म्स में, जो अपनी प्रॉब्लम जिस ग्रुप से पे हम अप्लाई करना चाहते हैं दैट, और हम ये मान रहे हैं कि हमारी जो स्टडी है इस ग्रुप से, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैंने अभी कहा कि आपका जो क्या नाम है प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं कानपुर डिस्ट्रिक्ट के, अब इसमें तो अ नंबर ऑफ टीचर्स हैं, ठीक, बहुत सारे लोग हैं, तो वो हमारी कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, मतलब वो पॉपुलेशन है जिसके बारे में, जैसे मैंने कहा ना कि जिसके बारे में हम जनरलाइजेशंस देंगे। उसी पॉपुलेशन को जब हम डिवाइड करते हैं तो हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, द टारगेट पॉपुलेशन जिसपे कि जो बड़े एस्पेक्ट में है, और एसेसिबल वन जिसमें से कि हम सैंपल निकालेंगे। लेकिन अब उस जो एसेसिबल पॉपुलेशन है, अब पूरे पॉपुलेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम टारगेट पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने एसेसिबल पॉपुलेशन की। उस एसेसिबल पॉपुलेशन के जो मेंबर्स जिनको हम मान रहे हैं कि दे आर द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट टारगेट पॉपुलेशन, उनकी लिस्ट जो है दैट इज नोन एज सैंपलिंग फ्रेम, ठीक है। मतलब जिसमें से हमें सैंपल निकाला। वैसे तो कानपुर में बहुत सारे टीचर्स कार्यरत है, हमें सबकी लिस्ट नहीं चाहिए, हमें वो लिस्ट चाहिए जो कि उस सिर्फ एसेसिबल पॉपुलेशंस में से हो, ठीक। एम आई क्लियर? ठीक, इसके आगे चलते हैं। अब सैंपलिंग फ्रेम हो गया, हमें पता चल गई। यस सर। हाँ बताएं। जनरली माना जाता है कि महाविद्यालय में टीचर्स का डिग्री कॉलेजेस में जो अपॉइंटमेंट होता है वो ये उनको ज्यादातर उनकी नियुक्तियां आगे चल के किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे होती है, जबकि अदर एडेड कॉलेजेस में भी टीचर्स की नियुक्तियां होती हैं लेकिन उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे मिलती है। तो हमारा एक व्यू है कि क्या एक प्रॉब्लम बन सकती है? हाँ बिल्कुल बन सकती है। आपको ये चेक करना पड़ेगा। अब ये प्रॉब्लम इस तरह से आप फ्रेम कर सकते हैं कि जो हायर के टीचर्स हैं, आपकी स्टडी इस तरह की होगी, अब उसको वर्डिंग हम अलग फॉर्म में देंगे, जो भी है कि हायर के जो टीचर्स हैं आपके, है ना, वो हायर के टीचर्स में आपकी स्टडी है कि जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में वो कार्यरत टीचर्स हैं और जो एडेड के टीचर्स हैं, उनमें किसमें एडमिनिस्ट्रेशन की कैपेबिलिटीज ज्यादा हैं, आप ये स्टडी करना चाहते हैं, है ना। नहीं माना जाता है तो हम एज अ रिसर्चर नहीं मानेंगे ना भाई। एज अ रिसर्चर अगर किसी फिनोमेना को हमें लेना है तो हमें माना जाता हम नहीं मानेंगे, हम ये स्टडी करते हैं
और ये स्टडी अगर हम कर रहे हैं तो टारगेट पॉपुलेशन क्या हुई हमारी, जितने भी हायर के टीचर्स हैं। जी हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं क्राइटेरिया इसलिए चेंज हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट है, एक सेमी गवर्नमेंट है। हाँ हाँ कंपैरेटिव स्टडी, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। थोड़ा सा समझा दूं आपको। आपको अगर ये लग रहा है जैसे आपने कहा कि एक स्टडी आप करना चाहते हैं पूरे, अब आप जब ये जो जनरलाइजेशन करने की बात कर रहे हैं वो एज अ होल ले रहे हैं कि हायर का टीचर जो एक जीडीसी में अपॉइंटेड है और हायर का टीचर जो एक एडेड में अपॉइंटेड है, उन दोनों की एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज पर आप ले रहे हैं, एक कंपैरेटिव स्टडी करनी है इनको। फॉर एग्जांपल अब इसमें पॉपुलेशन क्या हुई हमारी, सारे हायर के टीचर हुए जो कि गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड हैं, ठीक, ये हमारी पॉपुलेशन हो गई। अब इस पॉपुलेशन में भी हम दो पार्ट्स डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें जो लेना है वो जीडीसी के टीचर्स भी लेने हैं और उसके साथ साथ हमें जो दूसरा लेना है वो हमें लेने हैं एडेड के टीचर्स। तो ये जो यूपी के पूरे टीचर्स हैं ये आपके पॉपुलेशन हो गई, जिसे मैं टारगेट पॉपुलेशन कह रही हूँ क्योंकि जो रिजल्ट आएगा वो इसी पर आएगा आपका, ठीक है। अब एसेसिबल पॉपुलेशन, अब आप पूरे यूपी में तो नहीं जाएंगे स्टडी करने, सारे टीचर्स को तो आप इंक्लूड नहीं करेंगे। ऐसे में आप क्या करेंगे कि अपने को अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कुछ डिवाइड करेंगे। हो सकता है आपको सब जगह रिप्रेजेंटेशन लेना हो तो फिर से आप यूपी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। समझ गए इतना? अब ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ को आपने अलग अलग कर दिया, ये आपकी एसेसिबल पॉपुलेशन होगी क्योंकि अब इसमें से आपको सैंपल लेना पड़ेगा। पूरे टीचर्स जो थे आपके वो टारगेट पॉपुलेशन हो गई, समझ रहे हैं इस चीज को। उसके बाद जो एसेसिबल आपने अपनी कन्वीनियंस से डिवाइड किया, ये एसेसिबल पॉपुलेशन हो गई आपकी, ठीक। अब इस एसेसिबल पॉपुलेशन से आप सैंपल ड्रॉ करेंगे, ठीक। अब जो आप एक एसेसिबल पॉपुलेशन आपकी हुई ईस्ट की, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ईस्ट की बात करती हूं। अब आपको हायर जो है डायरेक्टरेट से जाकर सारे टीचर्स की लिस्ट लेनी पड़ेगी, जीडीसी में जो उस रीजन में जीडीसी में आ रहे हैं और उस रीजन में जो एडेड में आ रहे हैं। तो वो जो पूरी लिस्ट आप ले रहे हैं जिससे कि आप सैंपल ड्रॉ करेंगे वो कहलाएगा आपका, ठीक। क्योंकि आपकी कंपैरेटिव्स अब सिर्फ जब आगे आप बढ़ेंगे इस रिसर्च में तो सिर्फ जीडीसी और उसमें नहीं होगी, अब आपकी आगे भी जो ऑब्जेक्टिव्स आपके होते जाएंगे वो आप ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ, साउथ के बेसिस पे भी कंपैरेटिव करते चले जाएंगे। आपकी जो स्टडी है वो और ज्यादा एक्सटेंसिव होती है, एक एस्पेक्ट तो लेके तो छोड़ नहीं देंगे आप। समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ? ठीक है भाई, आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तभी तो आप उसको जनरलाइज कर पाएंगे, वरना कैसे करेंगे आप। तो वो आपकी एसेसिबल पॉपुलेशन हो जाएगी और उसमें से जब आप सैंपल, जिसमें ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ पे जो अलग अलग आप कर रहे हैं, जिसमें कन्वीनियंस है आपकी, वो उसके थ्रू जब आप आगे जाएंगे तो वो आपका सैम्पलिंग फ्रेम आ जाएगा। यस जी जी। हाँ, हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, देखिए इतना सा बस समझने की कोशिश करिए कि जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन होती है, जैसे मैं पहले भी कह रही हूं, इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहां पर पहले आ जाते फिर बताती हूं मैं आपको। जो टारगेट पॉपुलेशन है हमारी वो बताती है कि आप अपने रिजल्ट को, जो एक ब्रॉड एस्पेक्ट आप लेके चले हैं, उसमें जनरलाइज आप कर रहे हैं। जो जनरलाइजेशन आप करते हैं वो टारगेट पॉपुलेशन पे करते हैं। उसके बाद जो एसेसिबल पॉपुलेशन होती है वो आपकी, जो जिसको आप असेस कर सकते हैं, जिस तक जहां तक आपकी एसेसिबिलिटी है, मतलब आप जहां तक पहुंच पा रहे हैं, वो कहलाती है आपकी। और उसके बाद सैम्पलिंग फ्रेम है, उसमें से जो ये पॉपुलेशन, अब हमने ये टारगेट छोड़ दी,
अब हम इस पॉपुलेशन में से सैम्पलिंग फ्रेम हमारा वो लिस्ट ऑफ मेंबर्स हैं जिनके थ्रू हम सैंपल ड्रॉ करेंगे। मतलब ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। वही तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि जो टारगेट पॉपुलेशन है, जैसे आप ही के केस में, जैसे आपने जो एग्जांपल दिया, आपने एग्जांपल दिया कि हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं कि हमें जीडीसी और एडेड के टीचर्स पे कंपैरिजन करता है, वो भी यूपी लेवल पे। फॉर एग्जांपल अगर यूपी लेवल में कर रहे हैं तो ये जो जनरलाइज रिसर्च हमारी जब रिजल्ट आएगा तो जनरलाइज तो हम पूरे यूपी के लिए करेंगे, लेकिन हमें एसेसेबल थोड़ा ना है कि हम वहां पर पूरे यूपी के टीचर्स का डेटा कलेक्ट कर पाए। तो उसके लिए हमें कुछ कन्वीनियंस से उस पॉपुलेशन को एसेसेबल बनाना पड़ेगा अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, एंड दैट इज नोन एन एसेसेबल पॉपुलेशन। और उस एसेसेबल पॉपुलेशन में से हमें सैंपल लेना पड़ेगा। तो एसेसेबल पॉपुलेशन जब हमें पता चल गई तो वहां हम लिस्ट ऑफ टीचर्स लेकर आएंगे और उसमें से रैंडमली हम सैंपल कलेक्ट करेंगे, जो हम बाद की पेज उसमें टॉपिक्स में पढ़ेंगे। इतना समझ में आ रहा है? ठीक, हाँ सर। नहीं नहीं, ये चीज हम नहीं कर सकते हैं, और करेंगे भी तो वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। इसीलिए बहुत बड़े पॉपुलेशन पर जनरलाइज अगर हमें करना है, ये चीज बाद की बातों में है कि जहां पर हम बात करते हैं कि सैंपल साइज की बात करते हैं, सैंपल कितना बड़ा होना चाहिए, सैंपल किस तरह का हमारा होना चाहिए, वो उस वहां पर बात करेंगे। अभी मैं इसीलिए मैं सिर्फ बेसिक टर्म्स की बात कर रही थी, आगे हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग पहले आ गए जो बात की चीजें थी, लेकिन अच्छी बात है कि आप सोच रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग जब बात कर रहे थे, ठीक, पॉपुलेशन पे इस पे हम लोगों ने बात की, सैम्पलिंग फ्रेम पर बात की। इसके आगे अब आता है जी 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 जी, बताएं बताएं। ये हाँ, देखिए जब हम, हाँ जी, आप बात कर लीजिए तब। प्लीज बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं। हाँ, वैसे नहीं, पॉपुलेशन होता है, ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन नहीं ले रहे हैं, लेकिन जब रिसर्च में हम इन डेप्थ की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि पॉपुलेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये चीज तब आती है। एज अ जनरल जब बात करें तो हम चाहे वो टारगेट पॉपुलेशन या एसेसिबल पॉपुलेशन में ना डिवाइड करें तो भी गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अभी जैसे एमएड लेवल पर या पीजी लेवल पर जब आपने डिसर्टेशंस किया होगा तो आपका जो एरिया रहा होगा वो बहुत छोटा रहा होगा, डिसर्टेशन का जो टॉपिक रहा होगा वो बहुत छोटा एरिया आपने कवर किया होगा, बहुत बड़ा जनरलाइजेशन की बात आप नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च में हमेशा हम बड़े जनरलाइजेशंस की बात करते हैं, और जब बड़े जनरलाइजेशंस की बात करते हैं तो हमारा जो पॉपुलेशन जिस पर हम जनरलाइज करना चाहते हैं वो एरिया बढ़ जाता है, इसलिए वहां पर उसे हम टारगेट पॉपुलेशन बोलते हैं। और उसके बाद हम उसके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो हम जहां से हम सैंपल लेते हैं वो हम एसेसिबल पॉपुलेशन बोलते हैं। आगे बढ़े। ये हो क्या रहा है? आई थिंक स्लाइड से ज्यादा सही रहेगा ना। क्या हो गया? चलिए सैंपल पे आ गए हम लोग। सैंपल जिसे आप प्रतिदर्श बोलते हैं, हम सब जानते हैं पॉपुलेशन का जो एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है मगर एक स्मॉल साइज में है, दैट इज नोन एज सैंपल। और जो सैंपल के बेस्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली आते हैं, थोड़ा सा टाइम का भी है तो थोड़ी सी
चीज़ों को आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है कि एक अच्छा सैंपल क्या होना चाहिए कि वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ठीक, जो इन्फ्लुएंस करता है वो है सैम्पलिंग प्रोसीजर। हमने सैम्पलिंग किस तरह से की है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की है, नॉन प्रोबेबिलिटी की हुई है, उसमें भी कितना प्रिकॉशन लिया है, इस पर हमारी रिप्रेजेंटेशन उसका डिपेंड करता है। अगली चीज़ होती है सैंपल साइज। सैंपल साइज के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं। कोई कहता है कि सैंपल साइज बड़ा होगा तो हमारी जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो सही होगा, बहुत सारे रिसर्चर इस चीज़ को भी मानते हैं, मगर एक कंसाइज फॉर्म ऑफ कोई जनरलाइजेशन इस पर नहीं निकला है कि जिसमें हम ये कह सकें कि छोटा होगा तो रिजल्ट जनरलाइज नहीं हो पाएंगे, और अगर रिजल्ट बड़ा होगा, सैंपल साइज बड़ा होगा तो रिजल्ट हमारे जनरलाइज हो पाएंगे। ये इसलिए कहते हैं कि अगर आप सब जानते होंगे टी टेस्ट जब हम अप्लाई करते हैं, टी टेस्ट में जो सैंपल साइज रखा जाता है वो लेस देन 30 का रखा जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि साइज पर बहुत ज्यादा, हाँ ये डिपेंड करता है फिनोमिना पर। जिस फिनोमिना को आप स्टडी कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम को आप स्टडी कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम के रेलेवेंस में जो आपकी पॉपुलेशन है वो कितना रिप्रेजेंटेटिव आप उसमें ला पा रहे हैं, उनका ट्रू रिप्रेजेंटेशन कितना ला पा रहे हैं, और कितनी पॉपुलेशन है और उसमें से आप कितना स्टडी कर रहे हैं, इस पर भी बेस करता है आपका। फॉर एग्जांपल अगर कोई फिनोमेना आप स्टडी कर रहे हैं जहां पर 1000 टीचर्स, फॉर एग्जांपल टीचर्स पर कोई स्टडी कर रहे हैं और 1000 टीचर्स हैं और सिर्फ आप 10 टीचर्स को सैंपल मानकर और जनरलाइजेशन दे दें, तो उसके अकॉर्डिंग हम माने कि सैंपल साइज का कोई बहुत बड़ा, हम वहाँ पर ये नहीं कह सकते कि हाँ छोटा है तो वो एप्लीकेबल होगा और क्या होगा। तो डिपेंड करता है कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है और उसके रेलेवेंस में हमारी पॉपुलेशन कितनी है, ये चीज़ हमें डिसाइड करनी पड़ती है। वैसे कुछ रिसर्च बुक्स में स्लोवेन की का एक फॉर्मूला आता, हो सकता है आप सबने भी देखा हो, लेकिन उसका कोई रेलेवेंस किसने दिया, कहाँ दिया, उसकी कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं है। लेकिन कुछ कंट्रीज में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसको आप यूज़ करते हैं स्मॉल n इक्वल टू n अपॉन 1 प्लस n e स्क्वायर। लेकिन इसका अगर आप देखें, आप चाहे स्टडी कर के देखिएगा कि जो किताबें हैं उसमें कहीं से भी ये समझ में नहीं आता ये स्लोवेन कौन थे, कहाँ के थे और उन्होंने कब दिया, किस सर्कमस्टांसेस में, क्योंकि जो भी फॉर्मूले आए हैं उन फॉर्मूले के पीछे पूरी उसकी प्रोसीजर होता है कि इस तरह से ये आया है। स्लोवेन का फॉर्मूला बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन और यूज भी होता है, ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन हम उसे नहीं मान सकते कि ये सही है या नहीं। पूरी रिसर्चेस इसी पर हो रही है और बहुत सारी हुई हैं, आप देखिएगा नेट पर, लेकिन कि वो ये मानते हैं कि क्या ये फ्रॉड है या सच में सही है या मिसलीड कर रहा है रिसर्चर्स को। इसलिए हम सैंपल साइज के बारे में बहुत ज़्यादा किसी इस तरह से नहीं कह सकते कि हाँ ये फॉर्मूला लगा दे तो इतने पॉपुलेशन में से इतना सैंपल साइज अगर होगा तो हमारी रिसर्च ज़्यादा जनरल। लेकिन हाँ ये मानते हैं कि हमारी पॉपुलेशन जो जितनी है उस पॉपुलेशन के रेलेवेंस में एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन अगर हमें मिल जा रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ उतनी सैंपल साइज हमारी अप्रोप्रिएट है। ठीक, इसके अलावा जो होता है पार्टिसिपेशन, कि सैंपल जो आपने लिया है, जिन लोगों को सैंपल में लिया है वो रिस्पॉन्स किस तरह से कर रहे हैं। आपने कोई क्वेश्चनर भरवाने ले गए, आप उनके पास सैंपल सेलेक्ट किया, क्वेश्चनर ले गए और उन्होंने बिना पढ़े टिक कर दिए, वो रिस्पॉन्सेज आपके सही नहीं होंगे क्योंकि वो ट्रू फिनोमिना को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्सेज पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा जो सैंपल है वो फ्री फ्रॉम बायसेस होना चाहिए, किसी तरह की कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए कि नहीं ये मैं इनको जानता हूं तो मैं इन्हीं से कर लूंगा, या जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और हमें मानते हमारे दिमाग में एक प्रेजुडिसेस बने हुए हैं कि ये इंस्टीट्यूट अच्छा है यहाँ से डेटा ले तो यहाँ के टीचर का परफॉर्मेंस खराब कैसे हो सकती है। इस तरह के बहुत सारे बाइसेस हम एज ए ह्यूमन लेके चलते हैं। इस तरह के बाइसेस नहीं होने चाहिए, किसी तरह के एरर्स नहीं होने चाहिए। मतलब जो सैम्पलिंग का सही प्रोसीजर है वो सैम्पलिंग का प्रोसीजर सही तरीके से फॉलो अप होना चाहिए। इसके अलावा नो सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम्प्लीटनेस, जो सैंपल हमारा है वो इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। इनकम्प्लीट मतलब हमें पता ही नहीं है कि सैंपल हमारा, पॉपुलेशन हमारी क्या है, कितने लोग इस कैरेक्टरिस्टिक के अंडर आते हैं, वो सारी चीजें इसमें नहीं होनी चाहिए। सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहिए, दो जगह का सैंपल एक जैसे ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। अप्रोप्रिएट सैंपल साइज की फिर से बात आ जाती है कि सैंपल साइज एक अप्रोप्रिएट अमाउंट का होना चाहिए।
जी जी हाँ टी टेस्ट सर दोनों तरह का होता है। जब आप टी टेस्ट की बात करेंगे, स्टूडेंट टेस्ट जिसे कहते हैं आप, स्टूडेंट टेस्ट में जो दो तरह का फॉर्मूला है, लेकिन स्टूडेंट टेस्ट जो बनाया गया था वो छोटे सैंपल साइज के लिए बनाया गया था, और ये जो छोटा साइज भी मानते हैं वो 30 का मानते हैं, और 30 के अबव है तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है। दोनों में टेस्ट है, लेकिन जहां टी टेस्ट की बात करते हैं वहां सैंपल साइज मैक्सिमम 30 का मानते हैं। देखिए एक मिनट, कहीं लगा के नहीं बैठ जाएंगे। जब आप स्टैट्स लगाते हैं तो स्टैट्स के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक? हाँ, अगर तो नहीं सर, फिर वही कहूंगी, सैंपल साइज डिपेंड करती है जो है आपकी प्रॉब्लम पर, ठीक? फॉर एग्जाम्पल कह रही हूं, आप ड्रग एडिक्ट्स पर कोई स्टडी कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपको वहां 1000 लोग मिल जाएंगे? मुश्किल होगी। लेकिन अगर आप टीचर्स के, जैसे मैंने कहा, जॉब सेटिस्फैक्शन पर बात करते हैं, तो आपको यहां बहुत बड़ी पॉपुलेशन मिल जाएगी। तो वो डिपेंड करता है, मैंने फिर कहा सीधा सा रिलेशन होता है बिटवीन प्रॉब्लम एंड सैंपल साइज, सीधा रिलेशन है। आप फिनोमेना जो स्टडी कर रहे हैं उसके ट्रू रिप्रेजेंटेटिव कौन है, ये आपको समझना पड़ेगा। तभी, जब तक आप पॉपुलेशन, इसीलिए हम सैंपलिंग पे सबसे पहले हम पॉपुलेशन पर ही बात करते हैं कि पॉपुलेशन क्या है हमारी, कितने पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, वो चीज कहलाती है आपकी। पहले वो चीज है, उसके अकॉर्डिंग हम फिर सैंपल साइज, प्रॉब्लम और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम सैंपल साइज करते हैं, ठीक? जैसे सर ने कहा अभी कि टी टेस्ट की बात की, अगर आप किसी नए मेथड की एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आप बहुत बड़ी पॉपुलेशन पे नहीं कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपको किसी छोटे से ग्रुप पे करना, छोटा मतलब 30 लोग का बहुत है। एक 30 लोग अगर आप कंट्रोल ग्रुप में और 30 लोग एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रख रहे हैं तो बहुत है, इट्स मोर देन इनफ। क्यों? क्योंकि वो आपको सिचुएशंस को कंट्रोल करना है, बहुत सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करना है, तो जितने कम लोग होंगे आप उतना ज्यादा कंट्रोलिंग बढ़ेगी आपकी। लेकिन अगर आप सर्वे कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रहे हैं, तो वहां आपकी जो पॉपुलेशन है वो भी ज्यादा है और वहां सैंपल साइज जो होगा वो भी बड़ा। तो इसीलिए कहा कि एप्रोप्रिएट सैंपल साइज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, ठीक है सर? क्वेश्चन अगर कुछ और है तो हम लोग लेते रहेंगे, कोशिश करेंगे हम बाद में लेंगे सब, आप लिखते रहिए जहां पर भी है। एक बार कंसेप्ट खत्म कर लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं, ठीक? सैम्पलिंग में, तो सैम्पलिंग क्या है? दैट इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ रिप्रेजेंटेटिव पोर्शन ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन। उस जो पॉपुलेशन है उसमें से जो सैंपल हम निकाल रहे हैं या ट्रू रिप्रेजेंटेटिव जो हम निकाल रहे हैं, उसका जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज सैम्पलिंग। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्योंकि इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम पूरी पॉपुलेशन पर स्टडी नहीं कर पाते। It involves selecting a group of people, events, behavior or other elements with which to conduct a study. हमें ये जुड़ा हुआ था किससे? लोगों से, घटनाओं से, व्यवहारों से, जिन पर की हमें स्टडी करनी है। ये हम लोगों ने बात की है, इसके आगे बढ़ते हैं। सैम्पलिंग प्रोसेस की बात करते हैं। सैम्पलिंग प्रोसेस में पहला है, सबसे पहले जैसे अभी मैंने कहा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है लेकिन एक बार फिर से बात कर लेते हैं। आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन। पहली चीज है सैम्पलिंग प्रोसीजर की कि हमें टारगेट पॉपुलेशन पता होनी चाहिए हमारी। उसके बाद दूसरी है डिस्क्राइबिंग द एसेसिबल पॉपुलेशन एंड इंश्योरिंग सैम्पलिंग फ्रेम। उस टारगेट पॉपुलेशन से एसेसिबल पॉपुलेशन हमें
पता होनी चाहिए हम जो चाहते हैं जिसमें से, और उसके अलावा उस एसेसिबल पॉपुलेशन के रेलेवेंस में हमारे पास सैम्पलिंग फ्रेम भी मौजूद होना चाहिए। फिर है स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग यूनिट्स, उस सैम्पलिंग फ्रेम में हम किसको किसको लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने टीचर कहा, टीचर्स की लिस्ट है, मैंने अभी जो सबसे पहली प्रॉब्लम स्टार्ट की थी जॉब सेटिस्फैक्शन और प्राइमरी स्कूल के टीचर्स पे बात की थी, ठीक। इसमें जो हमने कहा कि हम इस रीजन के, कोई भी कानपुर का एक रीजन ले ले कि इस रीजन के टीचर्स को के पे स्टडी करेंगे, इसमें से सैंपल लेंगे। अब इसमें से हमने कहा तो वहां की लिस्ट ले आए हम। अब उस लिस्ट में भी तो बहुत सारे डिविजन्स होंगे, लेडीज एंड जेंट्स के बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं, एज के बेसिस पर हम कर सकते हैं। तो हमें जिस क्राइटेरिया के थ्रू हम स्टडी करना चाहते हैं उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, यूनिट्स को स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। उसके अलावा है स्पेसिफाइंग सैंपलिंग सिलेक्शन मेथड्स, हमने ये अलग कर लिया। इसके बाद हम सैंपलिंग का कौन सा प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करेंगे अपनी रिसर्च में, वो डिसाइड करना। फिर डिटरमाइनिंग द सैंपल साइज को डिटरमाइन करना। देन स्पेसिफाइंग द सैंपलिंग प्लान, कैसे जाएंगे, कितना टाइम कहां पर स्पेंड करेंगे, किस तरह से डेटा कलेक्ट करेंगे, इसका भी एक पूरा फुल प्लान हमारे पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारा टाइम बचाता है। अगर हम हैपहैज़र्ड मैनर में चलेंगे, कभी यहाँ चले जा रहे हैं कभी वहाँ चले जा रहे हैं, आधे लोग मिल रहे हैं नहीं, एक चीज़ें हैं कि टीचर से लेना है तो हमें वर्किंग आवर्स में ही जाना पड़ेगा, उसके अलावा जो स्कूल का टाइमिंग होगा उसके अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, हम कितने लोगों से लेना चाहते, हो सकता है एक बार में काम नहीं, हमें पता है कि एक बार हम जाएंगे तो हम ये डेटा कलेक्ट करेंगे, अगली बार जाएंगे तो हम दूसरा डेटा कलेक्ट करेंगे। ये पूरा प्रोसीजर एज अ रिसर्चर हमारे पास पहले से चॉक आउट होना चाहिए। एंड देन सेलेक्टिंग अ डिजायर्ड सैंपल, और जब ये प्लान हमारे पास है तो उसके बेसिस पर हम सैंपल वहां से कलेक्ट करते हैं। मेथड ऑफ सैम्पलिंग में दो तरह के मेथड्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग मेथड है जिसमें कि हम कहते हैं कि जो भी पॉपुलेशन हमारे पास है उस पॉपुलेशन के हर यूनिट या हर एलिमेंट को इक्वल चांस है उस सैंपल में आने की, तो वो हमारा कहलाता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक। दूसरी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास कोई चांस ऑफ सिलेक्शन नहीं होगा। इसका कहते हैं इट इज द वन इन विच सम एलिमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन हैव नो चांस ऑफ सिलेक्शन और वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन कांट बी एक्यूरेटली डिटरमाइंड। उसमें हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि हर बंदे को जो यूनिट है उसको इक्वल चांस है उस सैंपल में आने की। नॉन प्रोबेबिलिटी में हम ये नहीं कह सकते हैं कि किस बंदे को कितना चांस है उस ग्रुप में, उस सैंपल में आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, एंड दैट इज नोन एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। आगे बढ़े। बेसिकली चार तरह की जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हम पढ़ते हैं। सिंपल और अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक। इसमें कोई बात नहीं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सिंपल और अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। It is the one in which each and every individual of the population has an equal chance of being included in the sample. सबसे simple probability sampling जो होती है वो है simple और unrestricted रैंडम सैम्पलिंग होती है, जिसमें कि पॉपुलेशन के हर बंदे को, जो भी पॉपुलेशन है आपकी उसमें जितने भी लोग हैं उनको इक्वल चांस है सैंपल में इंक्लूड होने की। The selection of one individual is in no way dependent upon the selection of another person. मतलब एक पर्सन का सेलेक्ट हो जाना सैंपल में दूसरे को किसी तरह से अफेक्ट नहीं करता। ये लॉ ऑफ चांस पर डील करती है।
प्रीरिक्विजिट क्या है इसके लिए, सिंपल अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग के लिए, कि सबसे पहली चीज आपकी पॉपुलेशन होमोजीनियस होनी चाहिए, एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक के लोग होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, और स्मॉल होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। सिंपल रैंडम सैंपलिंग हम बहुत बड़ी जहां पॉपुलेशन हो वहां पर इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक। दूसरा है और कि जो स्मॉल होगी तो बट ऑब्वियस है कि जो सैम्पलिंग फ्रेम हमारे पास होगा, जो सारे लिस्ट ऑफ यूनिट्स हैं हमारी, वो सारी हमें पता होगी। और इसमें ये भी है सिंपल रैंडम सैंपलिंग में कि जितने भी मेंबर्स हैं पॉपुलेशन के, वो सारे के सारे उनकी लिस्ट, कंप्लीट लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक भी छूट गया तो हमारा ये मेथड फेलियर हो जाएगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि उस पॉपुलेशन को, उस कैरेक्टरिस्टिक जो भी है जिसके अंदर भी है, वो सारे लोगों को चांस है इक्वल पार्टिसिपेशन की उस सैंपल में, ठीक है, हाँ, कि वो उस ग्रुप में सेलेक्ट हो सके, ठीक है। इसमें जब हम रैंडम सैंपलिंग की बात कर रहे हैं, क्या मुसीबत है भाई, ठीक, तो 3 मेथड्स यूज होते हैं हमारे रैंडमली सैंपल को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी क्लास में, जैसे मैंने अभी कहा कि किसी स्कूल में 7th के 3 सेक्शंस हैं, मान लीजिए हर एक में 30-30 बच्चे हैं, टोटल 90 बच्चे हैं, लेकिन हम एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी करना चाहते हैं जहां किसी एक मेथड की एप्लीकेबिलिटी हम चेकआउट करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, तो हम उस सारे बच्चों में से एक साथ हम कुछ बच्चों को, 40 बच्चे हम चाहते हैं, टोटल 90 स्टूडेंट्स हैं, हम सिर्फ 40 स्टूडेंट्स चाहते हैं, जिसमें से हम 20 स्टूडेंट्स जो हैं वो कंट्रोल ग्रुप में रखेंगे और 20 स्टूडेंट्स हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखेंगे। इतना समझ में आ रहा है ना, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, पहला तरीका है हम कैसे रैंडमली उसमें सैंपल में से चूज करें, ठीक। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज है लॉटरी मेथड यूज कर सकते हैं। एक बोल लें, एक कोई कंटेनर लें, कुछ लें, उसमें सबसे पहले जितने भी 90 बच्चे हैं सबके नाम के अगेंस्ट एक नंबर असाइन कर दें, एक पूरी लिस्ट बना लें। हमें पता है हमारी फाइनाइट पॉपुलेशन है, हमें सबके नाम पता है, नाम के अगेंस्ट नंबर कर लिया, और उस नंबर के को क्या करें, उस चिट पर एक छोटी छोटी चिट बना ले, लॉटरी की जैसे होती हैं, उस पे उस नंबर को लिख के फोल्ड करके डाल दे। शर्त ये रहे कि जो हमारी चिट है वो एक साइज की हो, एक कलर की हो और एक ही तरह से फोल्ड की गई हो, ठीक है। अब जब ये फोल्ड कर दी हमने, इसके बाद फिर हम ब्लाइंडली मिक्स कर दें और उसके बाद उसमें से 40 क्या करें, निकाल ले। जो चिट आएगी, जो नंबर आएगा, उस नंबर का बच्चा जो होगा उसको हम अपने ग्रुप में इंक्लूड कर ले, 20 इसमें 20 उसमें, ठीक, समझ रहे हैं। तो ये जब हम कह रहे हैं, जहां पर ये तरीका जो है ये कहलाता है लॉटरी मेथड, जहां पर हम सैंपल को इस तरह से चूज कर रहे हैं। ये 2 तरह का होता है, विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। सबसे पहले आता है विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब, जैसे मैंने कहा कि हमें जो पॉपुलेशन हमारी है वो 90 की है और हमें 40 लोग निकालने हैं, तो किसी भी बंदे को हम निकाल रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/40 होगी। इतना समझ रहे हैं ना, है ना, ठीक। अब हमने एक बंदा निकाला, मान लीजिए 3 नंबर का बच्चा निकला, फॉर एग्जांपल कह रही हूं, 3 नंबर का निकला, उसका नाम नोट कर लिया, उसके बाद उस चिट को फिर से फोल्ड करके उसी में डाल दिया। अब फिर से हम निकालेंगे, अब फिर से निकालेंगे, किसी दूसरे बच्चे को निकले, हो सकता है वही बच्चा निकाला है, हो सकता है, लेकिन फिर से अब पूरे सैंपल में से जो अब निकाला जाएगा सैंपल, उसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/n ही होगी। समझ रहे हैं ना इस चीज को, ठीक है। तो ये आपका कहलाएगा आपका विद रिप्लेसमेंट। फिर उसके बाद अगला आ जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट। हमने एक निकाला, अलग कर लिया, ठीक, अलग कर लिया, अब वो तो हट गया, तो बाकी जो बचे हैं, तो अगली पहले वाले की तो 1/n होगी और अगली की हो जाएगी
1/n-1, ठीक। ये मेथड आपका कहलाता है लॉटरी मेथड। दूसरा आता है, आपने यूज किया होगा हो सकता है, दैट इज नोन एज टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। लॉटरी मेथड वहां पर यूज करते हैं जहां पॉपुलेशन साइज जो है वो छोटी हो हमारी, क्योंकि हर एक को कितनी चिट बनाएंगे, हजारों में लोग हैं तो चिट इतनी बनाना बेवकूफ़ी है। तो ऐसे में हम टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स यूज करते हैं। टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स बनी हुई आती है, पहली जो दी गई थी वो टिपेट ने दी थी 1927 में, उसके बाद फिशर एंड नेट्स ने 1938 में दी थी, कैंडल एंड स्मिथ ने 1939 में दी हुई है, फिर रैंड कॉर्पोरेशन की 1955 की है। ये आपको मिलती है, ये मिलियंस ऑफ नंबर्स हैं इसमें, और इनकी बेसिस पर हम रैंडमली नंबर्स चूज करते हैं। आपको पता है कि इसमें से निकालते कैसे हैं नंबर, इसमें रैंडम नंबर्स कैसे चूज करते हैं? नहीं, फॉर्मूला कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी फॉर्मूला नहीं है। जैसे मान लीजिए टिपेट का है, रैंड कॉर्पोरेशन, ये जो टेबल से है, टेबल कहीं की भी टेबल हो, उस टेबल का कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल नंबर्स होंगे, ठीक है, नंबर्स हैं। अब आपको ये चेक करना है कि आपकी पॉपुलेशन जो है वो कितनी है और आपका सैंपल आपको कितना रखना है। जैसे मान लीजिए आपको 100 लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, 100 का सैंपल चाहिए, तो आपकी जो सैंपल होगा वो चलेगा फ्रॉम 1 to 100, ठीक है, यही तो होगा ना, मतलब टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ सैंपल जो होंगे वो 1 to 100 चलेंगे, मैक्सिमम 100 होगा। आपने ये माना, मतलब 1000 की पॉपुलेशन है आपकी और उस 1000 में से आपको 100 लोग चूज करने हैं। अब करेंगे क्या कि जब हम इस टेबल पर आएंगे, टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, तो हम यूनिट, टेंस और 100, क्योंकि 100 में 3 यूनिट्स तक की नंबर्स हैं, इनको लेके चलेंगे। और हम ये कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हमें फर्स्ट नंबर से ही स्टार्ट करनी है, हम चाहे तो हम यहां से स्टार्ट करें। ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 153 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक, 153 स्टार्ट किया, कोई रूल एज सच कोई रूल नहीं है कि इसी तरह से चलना है। 153, उसके बाद अगला अगर हम चाहें तो 704 इस तरह से चलेंगे, फिर 388, 290, या इस तरह से 153, 401, 196, 164 इस तरह से करते हुए करेंगे हम। इसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ठीक, इस तरह से हम चलते जाएंगे तो बहुत सारे नंबर्स हमें मिलेंगे। तो जो हमारी रेंज में आ रहे होंगे नंबर्स, उनको हम ले लेंगे, बाकी को हम कट डाउन कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी कहा कि 1000 का सैंपल है हमारा, ठीक है, और हमें 100 लेने हैं, तो पहला हम लोगों ने कहा 153 है, अगला बता सकते हैं मुझे इधर से? 401, मान लीजिए 401 है, उसके बाद है 196, 164, अगले पे चले जाएं उधर 005, 667, सॉरी एक चीज मैंने गलत में बोल गई हूं, इसमें जो पॉपुलेशन साइज होगी उसको आपको कंसिडर करना है, ना कि सैंपल साइज को, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखते जाएंगे आप। नहीं, ये तो चलेगा 1 to 100 चलेगा आपका, आ जाए, ठीक है, लेकिन जो आपकी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप जो नंबर जो पॉपुलेशन को नंबर देंगे वो तो 1 to 1000 चलेगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, 1 to 1000 चलेगा, तो 4 डिजिट में नंबर लेके चलेंगे आप, ठीक, और 4 डिजिट में जो नंबर आपके 1 to मतलब ये इसकी रेंज में आते हैं, 1000 से नीचे में आते जाएंगे, वो सारे कंसिडर होते जाएंगे। मतलब ये जो आपका चल रहा है, हाँ, पीछे से जितने भी होंगे वो सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड हो जाएंगे। मतलब हम जब ये चल रहे हैं तो ये थोड़ा सा मैंने गड़बड़ किया था, 1537 है, उसके बाद है 4016, इस तरह से करते हुए हम चलेंगे। जो नंबर 1 से 1000 के बीच में आएंगे वो सारे 100 नंबर्स इसमें इंक्लूड कर लिए जाएंगे, वो आपका सैंपल हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन के नंबर तो आपने 1 से 1000 के बीच में दिए हुए हैं।
1000 मैंने कहा पॉपुलेशन है आपकी और आपको उसमें से 100 सैंपल लेने हैं आपके। जैसे मान लीजिए जैसे ये है तो ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ये इंक्लूड इसलिए नहीं होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आगे जाकर 0051 है, प्लीज बातें नहीं करें, 0051 है, उसके आगे आके आपका 1001 आ जाता है, तो इसको नहीं इंक्लूड करेंगे, इसको इंक्लूड करेंगे आप। ठीक, मान लीजिए कहीं पर आता है 0966, ये इंक्लूडेड होगा। इस तरह से आप इसमें से नंबर्स इंक्लूड करेंगे। मतलब 1000 के अंदर में मतलब 4 डिजिट के नंबर्स के एक टेबल पूरी बनाएंगे आप, इसमें से 4 लेके चलेंगे। लेफ्ट चल सकते हैं, राइट चल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वो आपके ऊपर है, आप जैसे चलना चाहें वो चल सकते हैं। जितने भी आएंगे, जो 1 से 1000 के बीच में जो नंबर्स आएंगे उनको आप इंक्लूड कर लेंगे, बाकी को आप कट डाउन कर देंगे। ये टीडियस जॉब है क्योंकि पहले आपको सारे नंबर लिखने पड़ेंगे और उसके बाद फिर उसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसको और सुधारने के लिए जो हम काम करते हैं वो अगला आ जाता है, जो तीसरा तरीका है रैंडम ड्राइंग का, वो है कंप्यूटर के थ्रू। कंप्यूटर के थ्रू बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन जो सादा मानी जाती हैं वो randomizer.org है और assumption.edu है। इस पर आप कभी भी जाइए, आपको ये इस तरह का एक बॉक्स खुलकर आएगा, उसमें पूछा जाएगा हाउ मेनी सेट्स ऑफ नंबर डू यू वांट टू जनरेट। आप 1 सेट चाहते हैं, 2 सेट चाहते हैं, 3 सेट चाहते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, आपको ग्रुप ज्यादा चाहिए तो आप 2 सेट चाह सकते हैं, 3 सेट चाह सकते हैं, जैसे आप चाहें। वहां पर नंबर ऑफ सेट डालेंगे, हाउ मेनी नंबर्स पर सेट, एक सेट में कितना, जैसे मान लीजिए यहां हमें चाहिए था, यही हम 1000 और 100 वाला लेते हैं, यहां पर हाउ मेनी सेट्स ऑफ नंबर डू यू वांट टू जनरेट, हमने कहा हमें 1 चाहिए। ठीक, फिर हाउ मेनी नंबर्स पर सेट, दैट विल बी 100, क्योंकि हमारा 1000 में से हमें कितने चाहिए, 100 चाहिए। फिर नंबर रेंज फ्रॉम 1 to 1000, भाई 1 to 1000 में से 100 नंबर चाहिए हमें। उसके बाद डू यू विश ईच नंबर इन अ सेट टू रिमेन यूनिक, तो दैट विल बी यस, क्योंकि आप ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, एक ही नंबर को 2 ग्रुप में तो आप नहीं डालना चाहेंगे। उसके बाद डू यू विश टू सॉर्ट द नंबर्स दैट आर जनरेटेड, तो सॉर्टिंग आप नहीं चाह रहे, अगर सॉर्टिंग चाहते हो तो सॉर्टिंग कर लेंगे, नहीं तो नो। एंड हाउ डू यू विश टू व्यू योर रैंडम नंबर, प्लेस मार्कर्स ऑफ, प्लेस मार्कर्स ऑफ का अगर आप ऑन कर देंगे तो ये आएगा प्लेस 1 P1 इज इक्वल टू ये नंबर, P2 इज इक्वल टू दिस नंबर, तो वो थोड़ा सा और ज्यादा लेंदी हो जाता है। प्लेस मार्कर्स ऑफ बाय डिफॉल्ट इसमें है, आप चाहें तो इसको स्क्रॉल आउट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद सीधा सा यहाँ पर एक बटन आता है रैंडमाइज द नंबर, उसको करेंगे, आपके सामने पूरे नंबर्स आ जाएंगे। उन नंबर्स को जो आपकी लिस्ट है उस लिस्ट में से आप क्या करिए, सेलेक्ट कर लीजिए, ले लीजिए और वो आपका सैंपल हो जाएगा। ये आज के टाइम में सबसे कन्वीनियंट फॉर्म है। ठीक, मतलब आपको बहुत ज्यादा टेबल्स की जरूरत नहीं है, बहुत सारे मेथड्स की जरूरत नहीं है, चीजों की नहीं है, और इस पे आप कर सकते हैं। हाँ, और उसमें संख्या 120 दी गई होगी, किसमें? अरे जो 1000 है 100 चुनने हैं, हाँ और 100 तक की संख्या के ही चुनने हैं। हाँ, ठीक है, 100 तक की संख्या के नहीं चुनने हैं, 100 लोग चुनने हैं। हाँ, ठीक है, उसमें अगर जैसे मान लीजिए आपने बताया कि 0051 है, फिर 0061 है, इस तरीके से चले जाए तो कोई संख्या ऐसी भी तो हो सकती है जो जैसे रिपीटेड हो जाए। जो रिपीटेड है तो उसको एक ही बार लेंगे, वैसे रिपीटेड हाँ एक ही बार कंसीडर करेंगे, दूसरी बार नहीं करेंगे अगर ऐसे हो रही है तो। वैसे बनी इस तरह की है कि होती नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होती है, या तो ज्यादा होती है या कम होती है या बराबर में होती है, रिपीट नहीं होती। अगर रिपीट हो रही है तो आप उसको क्रॉस कर देंगे, क्योंकि एक ही बंदा 2 बार आपके सैंपल में नहीं हो सकता है। जी, जी पिछला वाला बताया जो ये सारे 3 प्रोसेस हैं रिमूव हो जाएंगे वहां से ना, पॉपुलेशन से डायरेक्ट आप सैंपल निकालना, क्या मतलब? पॉपुलेशन में से, यहां मैं एसेसिबल पॉपुलेशन की बात कर रही हूं सर, मैं टारगेट पॉपुलेशन की बात नहीं कर रही हूं।
वो रिमूव क्यों होंगे, वो तो इस चीज तो चल ही रही है जी। टारगेट पॉपुलेशन से ही तो हमने एसेसेबल पॉपुलेशन निकाली, और एसेसेबल पॉपुलेशन से देखिए सर, सुनिए सुनिए, एसेसेबल हाँ नहीं हो सकता है कंफ्यूजन हो। एसेसेबल पॉपुलेशन जो हमारे पास है उसकी पूरी लिस्ट हमारे पास है, वो हमारा सैम्पलिंग फ्रेम हो गया। ठीक, अब इस सैम्पलिंग फ्रेम में से हम सैंपल ले रहे हैं, तो उस सैम्पलिंग फ्रेम में हमारे पास 1000 लोग हैं, पूरी पॉपुलेशन 1000 की नहीं। जैसे अभी मैंने कहा कि प्राइमरी के टीचर्स है, तो हो सकता है कानपुर में 10,000 के ऊपर टीचर्स हो, और हम सिर्फ 1000 टीचर्स को ले रहे हैं अपनी पॉपुलेशन में, अपनी एसेसेबल पॉपुलेशन में, और उनमें से हम 100 निकाल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े जी। ठीक, ये हो गया आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो हम क्या कर रहे हैं कि 3 तरीके हमारे पास है, लॉटरी मेथड, रैंडम टेबल मेथड और कंप्यूटर मेथड। इन 3 मेथड से हम क्या कर रहे हैं, जो है रैंडमली सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद हम अपनी स्टडी कर रहे हैं। दूसरा तरीका आता है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड का मतलब है जहां पर हम जो पॉपुलेशन है हमारी, जो एसेसेबल, यहाँ पॉपुलेशन जब भी मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब एसेसेबल पॉपुलेशन है, जो एसेसेबल पॉपुलेशन हमारी है उसमें हम स्ट्रेटा डिफाइन कर देते हैं। जैसे सिंपल में मैंने कहा कि 7th ग्रेड के बच्चे थे, हमें पता है छोटी सी पॉपुलेशन है, उसमें बहुत ज्यादा हम डिवीजन नहीं कर रहे हैं, और हमने कर लिया, वो सिंपल रैंडम हो गई। लेकिन अब हम स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि हम जो है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पे के लेवल ऑफ एस्पिरेशन को चेकआउट करना चाहते हैं, कि जो यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल, खासतौर पे यूजी लेवल पर, यूजी लेवल के जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनका लेवल ऑफ एस्पिरेशन क्या है, आकांक्षा स्तर क्या है। अब तो यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के ही हैं, मान लीजिए सिर्फ हम बीए ही ले रहे हैं, तो बीए में भी 3 हो जाएंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। ठीक, उसमें भी लड़के और लड़कियां अलग हो सकते हैं। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी एसेसेबल पॉपुलेशन है उसको हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटा में डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दे रहे हैं, बांट दे रहे हैं, और उसके बाद उस स्ट्रेटा में से सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं। मतलब उस स्ट्रेटा के हर बच्चे को, या उस स्ट्रेटा के हर एलिमेंट को हम इक्वल चांस दे रहे हैं पॉपुलेशन में, सैंपल में आने की। That is known as stratified random sampling. मतलब स्ट्रेटा हम बना सकते हैं बिल्कुल। एक मिनट, हम यहाँ प्रॉब्लम नहीं डिस्कस कर रहे हैं सर, थोड़ा सा हम मुद्दे पे रहे, रुक जाइए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, जो मुझे समझ में आ रहा है आप जो कह रहे हैं उस चीज को हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली हम सैंपल की बात कर रहे हैं, किसी सैम्पलिंग प्रोसीजर, स्ट्रेटा की बात कर रही हूँ मैं। स्ट्रेटा वो डिपेंड करता है, रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करता है वो किस में डिवाइड कर रहा है, रूरल अर्बन ले रहा है, बॉयज गर्ल्स में ले रहा है, एज के बेसिस पर ले रहा है, क्लास के बेसिस पर ले रहा है। अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया होते हैं हम जिस पे हम एज अ रिसर्चर स्टडी करना चाहते हैं, उस क्राइटेरिया को हम स्ट्रेटा में के अकॉर्डिंग हम स्ट्रेटा बनाते हैं। स्ट्रेटा तो अ नंबर ऑफ हो सकता है, नहीं तो आगे आ रही हूँ। ठीक है, स्ट्रेटा की जब भी बात कर रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं ना, वहां पर हम कह रहे हैं कि होमोजेनस था सिंपल रैंडम में। यहां पर दूसरी चीज जो आती है स्ट्रेटाफाइड में, एक चीज तो कि हेट्रोजेनिटी होनी चाहिए, उसमें डिविजन्स होने चाहिए, और डिविजन्स में भी के साथ साथ ये जो नंबर होता है वो कंपैरेटिवली, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हम वहां लगाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जहां हमारी पॉपुलेशन बड़ी होती है, और उसको हम अलग अलग हेट्रोजीनस ग्रुप्स जो होते हैं उनके बेसिस पर अलग। लेकिन एक हेट्रोजीन जो ग्रुप है उसमें होमोजेनिटी है, वैसे हेट्रोजीनस है, जैसे मैंने कहा यूनिवर्सिटी बॉय स्टूडेंट्स हैं, अब उसमें हेट्रोजेनिटी है कि वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के हैं। अब जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के, उसमें बॉयज एंड गर्ल्स, एज, बहुत सारे डिफरेंट क्राइटेरिया हो गए, लेकिन एक जो स्ट्रेटा है वो होमोजीनियस होगा।
इंट्रा हेट्रो रहेगा, बल्कि आप इंटर जो है वो हेट्रो रहेगा। हाँ, मतलब जो अलग अलग स्ट्रेटा है वो अलग अलग चीजों को डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन जो एक स्ट्रेटा में है वो होमोजीनियस है। ठीक है, ठीक। तो इसमें हम जो इंटायर पॉपुलेशन है उसको कुछ हेट्रोजीनियस ग्रुप्स जो उसके डिविजन्स हैं उनके बेसिस पर डिफरेंट स्ट्रेटा में डिवाइड कर ले रहे हैं, और जब डिवाइड करने के बाद इन स्ट्रेटास में से हम रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू सैंपल को सेलेक्ट करते हैं। मैम ये शायद क्वेश्चन अलग हो सकता है, आपने वहाँ पे थोड़ा सा रोका था क्या, मतलब अगर हम फिल्टर करके जैसे रिसर्च जो भी कर रहे हैं इससे हटके हो सकता है, रिसर्च कर रहे हैं हम फिल्टर करके सबको हटाते हैं या हम फोकस करें किसी एक चीज को लेके एक एस्पिरेशन पे, तो हमारा रिजल्ट है ना। नहीं, तो एस्पिरेशन पे हमें अगर फोकस करना है, हाँ 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 हाँ, मतलब आप ज्यादा स्ट्रेटा मत बनाइए। आप अगर मान लीजिए एक मिनट, आप मान लीजिए इसी को कर रहे हैं यूनिवर्सिटी, मैंने बीए लिया, सिर्फ आप बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी अलग अलग लेवल को आप ले सकते हैं। आपको एक स्ट्रेटा बना लीजिए, ना बॉयज गर्ल्स करिए ना कुछ करिए, फिर वही कहूंगी ये आपके रिसर्चर पर डिपेंड करता है। ठीक, रैंडम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग दो तरह की होती है, पहली होती है प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, और दूसरी होती है डिस्प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। प्रोपोर्शनेट वो होती है कि जहां पर, जैसे मैंने अभी कहा, बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर में 250 बच्चे हैं, सेकेंड ईयर में 100 हैं, और थर्ड ईयर में 150 हैं। अब ये टोटल पॉपुलेशन बीए की 500 आ रही है। अब इस टोटल पॉपुलेशन का कितना प्रोपोर्शन बीए फर्स्ट ईयर में है, दैट इज 0.5। ठीक, बीए सेकेंड ईयर कितना है इसके प्रोपोर्शन में, दैट इज 0.2। उसके बाद बीए थर्ड ईयर में 150 है, ये टोटल पॉपुलेशन का कितना है, 0.3। ठीक, अब जो हम सैंपल, जब प्रोपोर्शनेट रैंडम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग की बात करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, जिस प्रोपोर्शन में उस स्ट्रेटा में की पॉपुलेशन है या स्ट्रेटा में लोग हैं, जितने यूनिट्स हैं, उसी प्रोपोर्शन में हम सैंपल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जैसे अब हमें सैंपल चाहिए 100 का, अब 0.5 कितना होगा प्रोपोर्शन, अगर सैंपल साइज के अकॉर्डिंग देखें तो 50 लोग होंगे। 100 है, सैंपल साइज 100 है भाई, ये 250 तो एक्चुअल साइज है ना, उसके प्रोपोर्शन में 0.5 है टोटल पॉपुलेशन का। अब सैंपल साइज 100 है हमारा। ठीक, अब सैंपल साइज 100 है अगर, तो सैंपल साइज 100 के अकॉर्डिंग हमारा प्रोपोर्शन कितना बनेगा, 50 का बनेगा। वो 0.2 है तो 20 का बनेगा, और वो, तो इस तरह से अगर हम सैंपल ले रहे हैं, प्रोपोर्शन में ले रहे हैं विद रिलेवेंस टू द जो पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है, उसके प्रोपोर्शन में हम जो सैंपल साइज के अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं, तो इस तरह का जो सैंपल हम ड्रॉ कर रहे हैं वो कहलाता है प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, एक पार्ट है जी। ये थोड़ा इसका लिस्ट पहले आप बता देते तो हमको इजी होता समझने में, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड पॉपुलेशन सैंपलिंग बताया, उसके बाद दिया गया तो स्ट्रेटिफाइड ही तो है सर। इसका कहीं ऐसा चार्ट नहीं है क्या जो हमको ये बताए कि ये इसका टाइप है। चलिए, मैंने तो बता दिया था, हो सकता आपने ध्यान ना दिया हो, मैंने कहा था दो तरह से होता है, मैंने बता दिया था। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का जो दूसरा है डिस्प्रोपोर्शनेट, डिस्प्रोपोर्शनेट जैसा कि कह रहा है कि प्रोपोर्शन जो भी हो पॉपुलेशन का, हम उसको ध्यान में नहीं रख रहे हैं, हम अपने हिसाब से सैंपल में रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये क्या करते हैं कि हम बराबर ले लेते हैं, हमने ये नहीं देखा कि आधी प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था या क्या कर रहा था, हमने अपने हिसाब से या जैसा हमें समझ में आता है उस तरह से प्रोपोर्शन ब्रेक डाउन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी फिर वही है कि हम स्ट्रेटिफाइड फॉर्म में से ही जो स्ट्रेटा से जो सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं वो रैंडम सैंपलिंग के थ्रू ही करेंगे, भले ही नंबर हम अब प्रोपोर्शन में नहीं रख रहे हैं, इसलिए डिस्प्रोपोर्शनेट कहते हैं हम इसको। समझ रहे हैं इस चीज को? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये हो गया आपका स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग के दो टाइप्स। अगला आता है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग
कुछ किताबों में हो सकता है आप लोग ने देखा हो, कुछ जगह नॉन प्रोबेबिलिटी में डालते हैं जी, नॉन प्रोबेबिलिटी में डालते हैं, मगर उसका रीजन क्या है मैं बता देती हूं अभी। जब हम यहां पर बात करते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग में, सिस्टमैटिक सैंपलिंग का मतलब होता है कि जो पॉपुलेशन है हमारी उसका कोई nth नंबर, हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक, और इसको हम ज्यादातर हम तब यूज करते हैं जहां पर फ्रेम पता हो हमें और फाइनाइट नंबर ऑफ लोग हो, पूरी लिस्ट है उसमें से nth नंबर हम लेते हैं, ठीक। अब ये nth नंबर जो हम लेते हैं, ये nth नंबर, इसको हम कहते हैं सैंपलिंग इंटरवल, इसको मैंने k से यहां रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक। nth नंबर की जगह अगर kth नंबर हम कह लें, इसको हम सैंपल इंटरवल कहते हैं। इंटरवल इसलिए हम कहते हैं हर nth नंबर एक सिस्टम में चल रहा है। अब ये kth जो है ये कैसे पता करेंगे, जो टोटल पॉपुलेशन हमारी होगी उस टोटल पॉपुलेशन का, जो हमारा टोटल पॉपुलेशन में से को डिवाइड करते हैं हम सैंपल साइज से, कैपिटल N अपॉन स्मॉल n, तो जो निकल के आती है हमारी वो kth नंबर हो गया। अब जैसे मान लीजिए 500 की हमारी पॉपुलेशन है, ठीक, इसमें से 50 लेना है तो 10 आ जाएगा k हमारा, ठीक। हर 10वें नंबर को उस लिस्ट में 1 से, जितने भी पॉपुलेशन हमारी 500 है, उस 1 से 500 में हम क्या करेंगे, हर 10वें नंबर को लेंगे, ठीक। लेकिन ये इसमें थोड़ी सी चीज आती है कि पहला नंबर हम कहां से स्टार्ट करेंगे। जो इसको नॉन प्रोबेबिलिटी में लोग लेते हैं उसका उनका कहना यह है कि अगर हम nth ले रहे हैं तो हमेशा गेसिंग होगी, भाई हमेशा हर 10, 20, 30, 40 ऐसे हमेशा होगी, नॉन प्रोबेबिलिटी वाले ये कहते हैं। मगर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में ये कहा जाता है, इसको इसलिए कंसीडर करते हैं, ये कहते हैं कि जो पहला नंबर हम चूज करें वो रैंडमली करें और उसके बाद जो है जो सैंपल इंटरवल है उसको फॉलो करें। मतलब 1 से 500 के नंबर हैं, हम किसी भी नंबर को आर्बिट्रेरी तौर पर चूज कर ले, कहीं से भी रैंडम ले ले। मान लो हमने ले लिया 48 पहला नंबर, अब 48 पहला ले लिया तो अगला हो जाएगा 58, उसके बाद हो जाएगा 68, 78 एंड सो ऑन। अब अगर हमने आर्बिट्रेरी नंबर बदल दिया, अब हमने ले लिया मान लो जो 12 ले लिया, तो अगला हो जाएगा 22, 32, 32, 42, मतलब इसलिए इसको मानते हैं प्रोबेबिलिटी में। इसको नहीं, दोनों में नहीं आते, दोनों में नहीं आती, इसको प्रोबेबिलिटी में मानते हैं। वैसे प्रोबेबिलिटी मानते हैं जितने भी, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में ज्यादातर हम जो रिसर्चर्स मानते हैं या रिसर्चर्स की बुक्स मानते हैं, हम बेस्ट एंड कान को मानते हैं। बेस्ट एंड कान इसे जो है सिस्टमैटिक में रखता है। सिर्फ अरुण कुमार सिंह जी की किताब में, हाँ, जी सर, उसको राउंड अप करेंगे सर। कई बार होगा कि के, हाँ, के का मान अगर आपका जो दशमलव में आ रहा है तो राउंड अप कर देंगे, मतलब मान लीजिए 5.6 आ रहा है तो 5 कर दीजिए, 5.9 आ रहा है 6 कर दीजिए, ऐसे करते हैं, ठीक। वो राउंड अप आपको करना पड़ेगा अगर ऐसा आ रहा है कहीं पर तो ये आपका सिस्टमैटिक सैंपलिंग में इसलिए मानते हैं, प्लीज बातें नहीं, सैंपलिंग सिस्टमैटिक में, सिस्टमैटिक सैंपलिंग को प्रोबेबिलिटी में इसलिए मानते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं कि पहला जो नंबर है वो रैंडमली सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर kth नंबर जो है सेलेक्ट करते चले जाएंगे। हो सकता है इसमें ये आपके सामने एक सवाल आए कि 1 से 50 और अगर हम मान लो 100 से स्टार्ट कर रहे हैं तो पूरे नंबर ही नहीं आएंगे, तो ऐसे में क्या करेंगे, जहां पर खत्म हो जाए वहां फिर से आगे से स्टार्ट कर देंगे क्योंकि वो नंबर तो आया ही नहीं है। हाँ, बस वैसे ही हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला आता है आपका क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग, इसको एरिया सैंपलिंग भी कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में। इसमें क्लस्टर्स के फॉर्म में हम जो है
It is a probability sampling technique where researcher divides the population into multiple groups for research. Researcher then select random groups with a simple random or systematic random sampling technique for data collection and data analysis. इसको बहुत सारे लोग क्लस्टर सैम्पलिंग को स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग से कंफ्यूज होते हैं, ठीक। इसमें डिवीजन करते क्या है हम, ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्लस्टर सैम्पलिंग हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ ज्योग्राफिकल कंडीशन के बेसिस पर हमारा एरिया बहुत बड़ा हो। जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी कोई पॉलिसी बनाती है और उसके इम्प्लीकेशन किस तरह से हो रहा है इस पर वो स्टडी करना चाहती है, ठीक। तो उसका तो पूरा जो एरिया होगा, जो उसका टारगेट ग्रुप होगा, वो पूरी इंडिया होगा। अब ऐसे में वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा क्लस्टर्स में। क्लस्टर्स में से पहला क्लस्टर स्टेट हो सकता है, उसके बेसिस पर फिर डिस्ट्रिक्ट्स हो सकते हैं, उसके बेसिस पर फिर आगे तालुके हो सकते हैं, जो ब्लॉक्स जिसे आप कहते हैं। तो इस तरह से जो है क्या अलग अलग क्लस्टर्स बना दिए जा रहे हैं और उन क्लस्टर्स में से अब रैंडमली सैंपल उन क्लस्टर्स का चूज किया जाता है जिनको हमें स्टडी करना है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में, यहां पर दोनों को साथ लेके चल रही हूं, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में हम क्या करते हैं, जो हेट्रोजेनिटी है उसके बेसिस पर हम स्ट्रेटा डिफाइन करते हैं, अलग अलग डिवीजन करते हैं और उस डिवीजन में से हर एक डिवीजन में से स्टडी करते हैं। क्लस्टर में ये काम नहीं करते हैं। क्लस्टर में हम पहले जो बेसिस हमारा है उस बेसिस पे क्लस्टर्स बनाते हैं और उसके बाद क्लस्टर को रैंडम सैंपल या स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल के बेसिस पर सेलेक्ट करते हैं और उसमें से स्टडी करते हैं। वहां हर क्लस्टर में से नहीं लेंगे हम, स्ट्रेटा में हर स्ट्रेटा में से हम सैंपल लेते हैं। इसको थोड़ा सा समझने का यही डिफरेंस है बेसिक स्ट्रेटिफाइड में और क्लस्टर में। इसलिए होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव पहले से क्लियर होता है क्लस्टर में। जी, हमारा ऑब्जेक्टिव पहले से क्लियर होता है साइड। ऑब्जेक्टिव तो हमारा पहले से हर एक में क्लियर होता है क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव पहले फ्रेम करते हैं, रिसर्च बाद में करते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ डिफरेंस बस यही चीज है। सबसे पहली चीज जो आती है मैं आपको बता दूं, क्लस्टर हम वहां यूज करते हैं जहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉपुलेशन होती है। जैसे इंडिया में अगर हम पूरे जैसे मैंने कहा एनसीईआरटी किसी पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन को ले रही, पूरी इंडिया स्टडी करना चाहती है, तो जो पॉपुलेशन होगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी और ज्योग्राफिकल कंडीशन के बेसिस पर उसमें बहुत ज्यादा स्कैटरिंग होगी, उस स्कैटर्ड होगी, बहुत ज्यादा स्कैटरिंग ज्यादा होगी, फैलाव बहुत ज्यादा होगा। इसलिए कन्वीनियंस के लिए हम वहां पर क्लस्टर को यूज करते हैं। अलग अलग पे मतलब जैसे अभी मैंने कहा कि हाँ, जितने क्लस्टर, देखिए मैंने कहा इंडिया में हम स्टडी करना चाहते हैं, हमने पहले स्टेट्स के बेसिस पर डिफाइन किया, स्टेट अलग अलग किए। अब उस स्टेट को हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग से सेलेक्ट करते हैं, 4 स्टेट सेलेक्ट करते हैं हम, ठीक है। ये 4 स्टेट को अगर हम पूरा स्टडी कर लेंगे तो ये कहलाएगा 1 स्टेज क्लस्टर, समझ रहे हैं। और अगर हमने स्टेट कलेक्ट किया, पहले एक उसमें से एक क्लस्टर बनाया स्टेट्स का, उसमें सिंपल रैंडम सैंपलिंग से स्टेट जो है चूज कर लिए, 2 या 3 मान लीजिए चूज कर लिए हमने स्टेट, किन स्टेट पे हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम अपनी फिजिबिलिटी के लिए फिर से क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट का क्लस्टर बना दे रहे हैं और उसके बाद फिर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग या सिंपल रैंडम सैंपलिंग से हम उस डिस्ट्रिक्ट को चूज कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए वहां पर 50 डिस्ट्रिक्ट थे, 50 डिस्ट्रिक्ट में से हमने सिर्फ 10 डिस्ट्रिक्ट चूज किए। अब उस 10 डिस्ट्रिक्ट के सभी को हम स्टडी कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज 2 स्टेज क्लस्टर, 2 स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग। और अगर इसको हम फिर डिस्ट्रिक्ट में भी अब हम तालुकाज में या ब्लॉक्स में डिवाइड कर दे रहे हैं तो वो मल्टी स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग हो जाएगी। लेकिन जो हम करेंगे और मल्टी स्टेज सैंपलिंग में जो आपका होता है वो उसमें हम जो सैंपल है, इवन सैंपल में भी हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग लगा पाते हैं। वैसे क्लस्टर में ये है कि जो क्लस्टर आप चूज कर रहे हैं उसे पूरा का पूरा स्टडी किया जाता है 1 स्टेज में। मल्टी फेज या मल्टी स्टेज वो सेम चीज है जी, सेम है वो जी।
वहां जब सैंपल चूज करना होगा तो वहां हम स्ट्रेटिफाइड या सिंपल रैंडम सैंपलिंग से चूज करेंगे। पहले हम एरिया को क्लस्टर से डिवाइड करते हैं, वहां पर चूज करते हैं क्लस्टर, और क्लस्टर में से फिर हम सैंपल जब चूज करते हैं तो वो हमारा चला जाता है सिंपल या रैंडम सैंपल। स्ट्रेटिफाइड में सिर्फ सैंपल यूज करेंगे, पहले हम एरिया को जो क्योंकि फैलाव बहुत ज्यादा है इसलिए क्लस्टर्स बनाएंगे और उन क्लस्टर्स को पहले सेलेक्ट करेंगे, मतलब उसमें क्लस्टर्स को डिवाइड करेंगे हम। जैसे मैंने अभी कहा इंडिया है पूरा, इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं, एक मिनट प्लीज बातें नहीं करें। जैसे आप अगर जानते हो तो प्राइमरी एजुकेशन के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलता है, इसके बहुत सारे पहले जो भी प्रोग्राम्स आते हैं वो पहले पायलट प्रोग्राम्स के तहत पर आते हैं, जानते होंगे, जो एक्सपेरिमेंटल तौर पर स्टार्ट किए जाते। तो एक्सपेरिमेंटल तौर पर एकदम से नहीं स्टार्ट किए जाते, कुछ एरियाज डिफाइन होते, जैसे यूपी इंडिया को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ। अब इस ईस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ में के 4 क्लस्टर्स बना दिया। अब इसमें से किस में स्टडी करना हम चाहते हैं, उसमें फिर डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, फिर उसमें से हम तहसील चूज करेंगे, क्योंकि पूरे पे भी वो पायलट प्रोग्राम नहीं चल सकता है। ऐसे में हमें डिविजन्स क्लस्टर्स बनाने पड़ते हैं। लेकिन स्ट्रेटिफाइड में ये है कि स्ट्रेटिफाइड में जो स्ट्रेटा हम बना रहे हैं, जो डिवीजन या ग्रुप्स बना रहे हैं, उसमें हर एक में से सैंपल लेना पड़ेगा, क्लस्टर्स में से हर एक में से नहीं लेना पड़ता। क्लस्टर को चूज करते हैं स्टडी करने के लिए, ठीक है। ठीक, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पर आ जाते हैं जल्दी से। कोटा सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग जो है ये सबसे जी नॉन प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो गया, मैंने वो स्लाइड थोड़ी हटा दी है। कोटा सैंपलिंग में सबसे पहली चीज जो आती है, जो पहला आता है वो है कोटा सैंपलिंग में, कि इसमें जो डिफरेंट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग जैसा है, थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें भी स्ट्रेटा बनाए जाते हैं, लेकिन उन स्ट्रेटा में से जो सैंपल चूज किया जाता है वो आर्बिट्रेरी होता है, उसमें कोई सिंपल या रैंडमाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। जब स्ट्रेटिफाइड में हम बात करते हैं तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में हम स्ट्रेटा डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि हम यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स पे, बीए के स्टूडेंट्स पे लेवल ऑफ एस्पिरेशन चेक कर रहे थे। स्ट्रेटिफाइड में हमने क्या किया था, प्रपोर्शन देखा था, उसके बेसिस पे प्रपोर्शन पे निकाला था, या प्रपोर्शन देख के डिस्प्रपोर्शन के बेसिस पे सैंपल साइज बना लिया था। लेकिन हमने उस ग्रुप के जितने भी लोग थे उनको पूरा चांस दिया था उस सैंपल में इंक्लूड करने का। क्यों? क्योंकि हमने वहां पर रैंडम सैंपलिंग की थी। यहां जब हम कोटा सैंपलिंग में करेंगे तो यूनिवर्सिटी के बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चे ले लिए। अब उसके बाद हमें ये पता है बीए फर्स्ट ईयर में से हमें इतने बच्चे लेने हैं, इतने लेने हैं, जो हमें मिला हमने ले लिया। अब ये डिपेंड करता है, हमारे जजमेंट पे भी डिपेंड कर सकता है और हमारी कन्वीनियंस पर भी बेस कर सकता है। हमने सोचा कि हाँ ये अच्छी रिप्रेजेंटेशन है, जो ये बता सकती हैं, तो इनको ले लिया, या ये सोचा कि अरे आप पहले मिल गए तो आपको ले लिया, तो वो जज पर्पसिव है। पर्पसिव कैसे? पर्पसिव इसीलिए तो नॉन प्रोबेबिलिटी है, बायसनेस इसीलिए ज्यादा है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की सबसे बड़ी कमी यही है कि इसमें सैंपलिंग जो आप सैंपल लेते हैं, आप ये नहीं कह सकते दैट इज द ट्रू रिप्रेजेंटेशन। लेकिन हमें नहीं, तो ये कैसे बता देंगे भाई पहले से? हम ये थोड़ा ना कह रहे हैं कि हम पहले से बता रहे हैं। हम नहीं, कोई जरूरी नहीं, एक चीज इसमें कोई जरूरी नहीं कि मैं पढ़ाती हूं इसीलिए मैं वहां जा रही हूं। क्या चीज? नहीं नहीं, ये एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि रिसर्च हम वहां करते हैं जहां हम जिसको जानते नहीं है। पहली शर्त यही होती है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं और आप वहीं का डेटा ले रहे हैं तो वो रिसर्च नहीं मानी जाएगी। पहली चीज ये। क्यों? क्योंकि आप जो है वहां पर कभी भी बायसनेस तो, प्रेजुडिसेस एंड बायसनेस तो वहां हर हालत में होगी, इसलिए वो सैंपल तो होगा ही नहीं आपका, उसको हम एक्सक्लूड करते हैं। क्यों नहीं करनी है? पढ़नी करनी है, मैं बता रही हूं ना। अब सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, बिल्कुल जरूरत पड़ती है। बहुत बार
हमें, हाँ प्लीज, बस सीधा सा है कि इसमें रैंडमाइजेशन नहीं होगा। आपने संविधानुसार आपने चूज कर लिया, आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ये इनको ये इक्वल चांस था, किसी को भी 20 को ले लिया हमने, बस इतना है, स्ट्रेटा डिफाइन कर रहे हैं। इसीलिए जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स होती है ये वीकर होती, इनको में सैम्पलिंग एरर ज्यादा होता है, सैम्पलिंग एरर ज्यादा होता है। इसीलिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो जनरलाइजेशन भी हम उस लिमिट तक नहीं कर सकते, लेकिन कई जगह इसका इस्तेमाल हमें करना पड़ता है। पब्लिक ओपिनियंस के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम कोटा सैम्पलिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, इसके बाद अगला आ जाता है पर्पसिव सैम्पलिंग। ठीक, पर्पसिव सैम्पलिंग जिसे हम जजमेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं या डेलिबरेट सैम्पलिंग भी कहते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द टिपिकलिटी ऑफ द केसेस टू बी इंक्लूडेड इन द सैम्पलिंग, डिपेंड्स एक्सक्लूसिवली ऑन द जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। ठीक, आप किसी एजुकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी, अब इसके इम्प्लीमेंटेशन पे आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक, और आपको ये लगता है कि कानपुर शहर, लखनऊ में, आपके आसपास के एरिया में ये एजुकेशनिस्ट है जो आपको इसके बारे में बहुत अच्छा बता सकते हैं, इसके इम्प्लीमेंटेशन के तरीके या इसको कैसे यूज कर सकते हैं वो बता सकते हैं। आपने उनको अपने सैंपल में रख लिया क्योंकि आपका जजमेंट ये था कि आपने ये माना कि वो सही रिप्रेजेंटेशन है आपके स्टडी के, उनसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं बता सकता। मतलब पर्पसिव या जजमेंटल जिसे आप मान रहे हैं वो ये है कि आप ये कंसिडर कर रहे हैं, आप ये मान रहे हैं कि उनसे सही रिप्रेजेंटेशन आपको और कहीं नहीं मिल सकता, तो वो सैंपलिंग आपकी कहलाएगी पर्पसिव सैंपलिंग। ठीक है, आपका पर्पस है, मतलब आपको डिसाइड कर रहे हैं, आप जजमेंटल है वहां पर कि नहीं इनसे अच्छा मुझे नहीं कहीं मिल सकता। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई सर्वे कर रहे हो, इस तरह की कोई और स्टडी कर रहे हैं और आप किसी अच्छे एजुकेशनिस्ट को मेल करते हैं कि आप चाहते हैं कि वो मेरा ये क्वेश्चनर भर के दे दे, तो आप वहां पर्पसिव हैं बिल्कुल, इसलिए है क्योंकि वो आपका, और ये बहुत जगह जहां पर हम जो है बहुत सारे ओपिनियंस हमें लेने होते हैं वहां पर ये टेक्निक हमें यूज करनी पड़ती है। और एक चीज और, किसी भी रिसर्च में हर ऑब्जेक्टिव के लिए हो सकता है आपकी सैंपलिंग का तरीका बदल जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव चेंज होता है तो सैंपलिंग भी, जरूरी नहीं कि एक ही सैंपलिंग पूरी रिसर्च में चले, आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग भी आपको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, पर्पसिव के बाद अगला जो आता है दैट इज एक्सीडेंटल। ये मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है, आपने एक्सीडेंटल, इंसिडेंटल, कन्वीनियंट सैंपलिंग कहते हैं, neither by probability nor by judgment but by convenience। जैसे अभी हम लोगों ने कहा आप गए, आपको जो पहला मिल गया, आपने ये डिसाइड कर रखा था कि आपको इस क्लास के बच्चों का ये स्ट्रेटा आपने बना रखा था कि हाँ ये लेना है, इस स्कूल से लेना है, ये तो आपने डिसाइड किया हुआ है पहले से, लेकिन आप वहां गए, जो मिल गए उनसे आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, जो फर्स्ट मिल गए आपको या आपको लगा कन्वीनियंट है, नहीं आए, नहीं हुआ, जो भी आपको मिला आपने ले लिया, तो ये आपकी कहलाएगी एक्सीडेंटल सैंपलिंग। एंड लास्ट इसमें आती है स्नोबॉल सैंपलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी में। ठीक, स्नोबॉल्स जो है ये जो है स्पेशल फॉर्म ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड यूज्ड व्हेन द डिजायर्ड सैंपल कैरेक्टरिस्टिक इज रेयर। कोई ऐसी स्टडी हमें करनी है जो रेयर हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी कहा कि अगर हमें यंगस्टर्स में ड्रग एडिक्शन की आदत पे स्टडी करनी है, कोई स्टडी हमारी है जो ड्रग एडिक्ट से जुड़ी हुई है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमारी ऐसी है या ये हमारी प्रॉब्लम ऐसी है जो हर एक में नहीं मिल सकती, हमें रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसमें कोई कैसे बताएगा कि कौन सा बच्चा ड्रग एडिक्ट है और नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए हम वहां पर स्नोबॉल टेक्निक यूज करते हैं, ये कुछ आपकी सोशियोमेट्री से मिलती हुई है। ठीक, इसमें करते क्या है कि हमने पता किया, हमें एक बंदा मिला, कोई एक बंदा मिला हमें जो ड्रग एडिक्ट है, उससे हमने अपना डेटा कलेक्ट किया, बात की, और उसके बाद उसको कहा हमने कि आप और कौन ऐसे हैं आपके साथ के लोग या जिनके बारे में आप जानते हैं कि वो इस आदत से परेशान है या जिनको आपने ट्रीट किया है या कुछ इस तरह का, जहां से भी हमें डेटा मिला, फिर हम
जिसने उसने जिनको रेफर किया था हम उनके पास जाते हैं, उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उनसे फिर यही पूछते हैं कि आप और किसको जानते हैं। जब तक हम ये कोशिश करते हैं कि हमें एक अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ साइज, ये तरीका तब तक चलता रहता है। मतलब एक पे गए, एक ने 4 को बताया, उन 4 के पास गए, उन 4 ने 2 और बताए, एक बताया 2 बताया, उन सबको लिया, फिर उन्होंने बताया। इस तरह से क्या है कि हमारा जो सर्कल, इसीलिए स्नो बॉल बोलते हैं कि जिस तरह से किसी बॉल पर स्नो लिपटती चली जाती है तो उसका साइज बड़ा होता चला जाता है, उसी तरह से इसमें हमारा जो हमारा सैंपल था वो उसका साइज हमारे 1 से हम स्टार्ट करते हैं, 1 या 2 से स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद हमारा सैंपल साइज जिस लेवल तक हम चाहते हैं या जो हमें लग रहा है अप्रोप्रिएट है वहां तक पहुंचने के बाद हम बंद करते। या तो तब बंद करते हैं जब हमें लगता है कि अप्रोप्रिएट हो गया, या तब बंद करते हैं जब फिर से वही उन्हीं लोगों के नाम हमें मिलने लग जाए। मतलब किसी और के पास गए, उसने कहा उन्हीं का नाम बताया जिनको हम पहले से कर चुके, तो हम ये मानते हैं कि अब ये हमारा जो सर्किल है पूरा एक कंप्लीट हो गया है। ठीक, हाँ, ये हिडन ट्रेड्स के लिए। जी सर। जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसने एक का नाम बताया, उससे 4 और पकड़े गए, उस 4 से और पकड़े गए, हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही एप्लीकेशन है आपका। क्या खत्म कर दूं क्या? खत्म कर दूं क्या सर? बैठ जाइए, बैठ जाइए, 1 मिनट बैठ जाइए, खत्म ही कर रही हूं इसको, बैठ जाइए प्लीज। अच्छा, क्वेश्चन पूछना है आपको? मुझे लगा आपने कहा खत्म हो गया तो मैंने कहा जी। जी थैंक यू सर। जी जी। कौन सा टेबल? टिपेट टेबल। अच्छा, टिपेट टेबल, देखिए टिपेट एक बंदे का नाम है जिन्होंने पहली बार ये रैंडम टेबल का कंसेप्ट दिया था। लेकिन आज के टाइम ज्यादातर जो आप मार्केट में अगर रैंडम टेबल मांगे, जो स्टैटिस्टिकल जो टेस्ट वगैरह देते हैं, वहां पर आपको रैंडम सैंपल की टेबल्स जब मार्केट में मिलती है तो वहां पर आपको रैंड का मिलेगा, रैंड कॉर्पोरेशन का। इवन आपको नेट में भी रैंड कॉर्पोरेशन का मिल जाएगा। अगर आपको अपनी रिसर्च में यूज करना है तो रैंड कॉर्पोरेशन का मिल सकता है आपको। किसमें कह रहे हैं? मैं फिर समझ नहीं पाई। कौन सी ट्रिपल टेबल? जी टेबल है। अच्छा, हाँ हाँ, एक मिनट, हाँ हाँ। नहीं, कंफ्यूजन उसी में था, मैं फिर से बता देती हूँ। 1000 का सैंपल है हमारे पास, उसको हमने नंबर दिया, 1 से 1000 तक नंबर चलेगा। ठीक, अब 1 से 1000 के में से हमें 100 लोग निकालने हैं। वो थोड़ा सा मुझसे हुआ था, उसमें जब 1 से 100 लोग निकालने हैं हमें, तो जो हम बनाएंगे, जो टेबल यूज करेंगे, उसमें 4 डिजिट नंबर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मतलब 1000 तक चलेगा तो 1000 यूनिट, 10, 100 एंड 1000 4 से चल रहे हैं, तो 4 नंबर से हम सारे नंबर सेलेक्ट करते चले जाएंगे, एक एक करके लेते जाएंगे। उसमें जो 1 से 1000 के बीच होंगे उनको हम ले लेंगे अपने सैंपल में, 100 लोगों को। 1000 भी हो सकता है, अगर आप 4 में ले रहे हैं तो 1000 भी हो सकता है। उसके बीच के सारे हम ले लेंगे। जी, हम कहीं से भी ले ले, मतलब, लेकिन हमने जहां से स्टार्ट कर दिया, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, इस तरह से चल रहे हैं, वर्टिकल चल रहे हैं, वर्टिकल चल रहे हैं या हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं, डायगोनल चल रहे हैं, जैसा भी, या एक साथ ऐसे ऐसे करते हुए चले जा रहे हैं, जैसे हम चाह रहे हैं। लेकिन एक बार हमने एक तरीका स्टार्ट कर दिया तो हमें वही फॉलो करना है। ये नहीं कि हमने एक बार हॉरिजॉन्टल किया और एक बार वर्टिकल करना स्टार्ट कर दिया। जी, एक बार में एक ही तरह से स्टार्ट करेंगे। वो स्टार्ट करने के लिए हम फ्री हैं,
लेकिन हम उसको स्टार्ट करने के बाद जब तक हमारा पूरा सैंपल नहीं आ जाएगा तब तक हम चेंज नहीं कर सकते। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग से कैसे मिल रही है? सिस्टमैटिक में मैंने कहा 1 to 1000 है, हमने कहा हर 10वां लेंगे हम, अब वो तो हर 10वां आएगा ना। सिस्टमैटिक कैसे? इसमें तो हमें पता ही नहीं कौन सा नंबर आ सकता है और कौन सा नहीं आ सकता। जी सर, कंप्यूटर मेथड में बैठ जाइए प्लीज। कंप्यूटर मेथड में एप्लीकेशंस हैं, ठीक। आज के टाइम में क्योंकि हमें टाइम सेव करना होता है और हम अगर टेबल से करें तो हमें बहुत ज़्यादा जो है टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि बहुत सारे, प्लीज सर बातें ना करें, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स ऐसे आएंगे जो हमारी लिस्ट में नहीं होंगे, तो ऐसे में हमें क्या करना होगा, उनको काटना पड़ेगा, ठीक। इस चीज से बचने के लिए आज के टाइम में टाइम सेविंग के कंसेप्ट से हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। इन साइट्स पर जाते हैं, इन साइट पे पूरी डिटेल्स है जैसे मैंने बताया था, उसमें ये डाल दीजिए, आप क्लिक करिए, आपके सामने पूरा सैंपल आपका आ जाएगा। सैंपल इन द सेंस वो नंबर्स आ जाएंगे, उन लिस्ट जो आपके पास है उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप उन नंबर्स को अपने सैंपल में आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो आपका टाइम सेव होगा, जो आपका 1 घंटे 2 घंटे का काम था वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हो जाता है। उसी टेबल के बेसिस पर ही वो करते हैं सर, वो फीडेड है, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग उनकी है इस तरह से, और आराम से आप यूज कर सकते हैं, बहुत कन्वीनियंट मेथड है। और कोई? जी सर। जी, मल्टी स्टेज भी मल्टी फेजिक भी वो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं, मल्टी फेज और मल्टी स्टेजेस सेम ही है। भाई मैंने जहां तक पढ़ा है वो सेम ही पढ़ा है, इसलिए अब अगर आप कह रहे हैं तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी एक बार और देखने के लिए। नहीं नहीं, मैं एक बार फिर से देखूंगी, वैसे जहां तक मैंने पढ़ा है वहां सेम ही पढ़ा है। और कोई? जी सर। जी सर। सिंपल रैंडम नहीं सर, सिंपल रैंडम में इसलिए नहीं होता क्योंकि जो हम मेथड यूज करते हैं, मतलब बड़ी जनसंख्या, मतलब 1000 से ज्यादा का नहीं लेते हैं हम, क्योंकि वहां जो भाई कोशिश ये की जाती है, देखिए, हाँ जी जी, स्ट्रेटिफाइड बोलिए। स्ट्रेटिफाइड छोटी जनसंख्या के लिए नहीं सर, उल्टा है, फिर आप लोग कंफ्यूजन है। स्ट्रेटिफाइड बड़ी जगह के लिए, बड़ी पॉपुलेशन के लिए होता है, और सिंपल रैंडम छोटी पॉपुलेशन के लिए होता है। छोटी मतलब 1000 से ऊपर की भी आप रख सकते हैं, कोई उसको भी छोटा मानते हैं। कंफ्यूजन होगा सर कुछ, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड तो बड़े के लिए है, छोटे के लिए नहीं है। स्ट्रेटिफाइड छोटे में आप कितना स्ट्रेटा बना लेंगे? अब ये कंफ्यूजन है। नहीं नहीं, आप नहीं, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ, लेकिन मेरा कंफ्यूजन भी वही है। अब ये चीज मुझे देखनी पड़ेगी। देखिए कई बार होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कई किताबें जो हैं वो अलग अलग फॉर्म में, जैसे अभी मैंने कहा सिस्टमैटिक है, वो नॉन प्रोबेबिलिटी में है, कहीं पर प्रोबेबिलिटी में है, तो वो चीज भी कंफ्यूजन है, क्योंकि आपने जहां से पढ़ा है आपने उस तरह से पढ़ा होगा, लेकिन मैंने जहां जिसको देखा है वो मल्टी स्टेज एंड मल्टीफेजिक को एक ही जगह डिफाइन किया हुआ है, ठीक। और कोई? और किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? देन थैंक यू फ्रॉम माय साइड।